नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा क्रोमियम का, है ना। तो ये क्रोमियम है हमारे पास, क्रोमियम, और क्रोमियम को हम दिखाते हैं Cr से। किससे दिखाते हैं? Cr से। तो इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से होंगे, ठीक है ना। ये इसको पहले हमें देखते हैं कि इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। पहले उपयोग देखते हैं इसका, है ना, कि क्रोमियम को हम कहाँ कैटालिस्ट के रूप में कार्य करवाते हैं। तो क्रोमियम किस प्रकार से काम करेगा। एक तो पहले डायरेक्ट एक क्रोमियम नहीं होता बेटा, यहाँ पर होता है Al2O3, Al2O3, और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, क्रोम लेते हैं Cr2O3। तो इस प्रकार से एक कैटालिस्ट बन जाता है, और इसका उपयोग करते हैं हम एरोमेटिकरण में, यानी कि एरोमेटाइजेशन में, यानी कि जहां पर एरोमेटिकरण होगा वहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखो एरोमेटिकरण में अलग अलग प्रकार के हमारे पास कैटालिस्ट मिल गए, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है एरोमेटिकरण में, जहां पर एरोमेटिक यानी कि क्या बनाया जाता है, बेंजीन का निर्माण किया जाता है, एरोमा जैसे कंपाउंड का निर्माण किया जाता है। तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, क्रोमियम का। तो इस प्रकार से क्रोमियम भी इस सीरीज का जो है तत्व क्या होगा, उसका उपयोग भी हम क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा मैग्नीज का, है ना, Mn का, इसको बोलते हैं मैग्नीज, और ये हमारे पास मैग्नीज हो गया, ठीक है ना। तो मैग्नीज का उपयोग भी हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। और वो कैसे किया जाता है, जैसे देखो ये सबसे पहले यदि देखेंगे तो मैग्नीज हमने पहले भी पढ़ा था कि मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट्स हमारे डी सीरीज में, 3D सीरीज में, कि जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या ये दिखाता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एक ऑक्सीकारक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, किसके रूप में, ऑक्सीकारक। ये ऑक्सीकारक कब होगा, सॉरी क्षारक है ना। ऑक्सीकारक कब होगा, जब ये दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा। और दूसरे का ऑक्सीकरण कैसे करेगा, जब ये क्या देगा बेटा, ऑक्सीजन देगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने KClO3 है, हम क्या लेंगे, KClO3, मान लीजिए ये अभिक्रिया है, ठीक है, ये वाला हमारे पास KClO3 है बेटा, KClO3 है। और KClO3 को यदि हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये लगभग क्या होगा, 10 या 15 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, KCl प्लस O2 बनाने में, है ना। बहुत टाइम लगता है इसको। यदि हम KClO3 के सीधे डायरेक्ट ये करवाएंगे तो KCl प्लस O2 बनाने में इसमें काफी समय लगेगा। लेकिन यदि हम क्या करें, यहाँ उत्प्रेरक लें, मैग्नीज डाइऑक्साइड लेंगे, MnO2 लेंगे, तो ये क्या होगी, 15 से 20 मिनट में हो जाती है, 15 से 20 मिनट में। देखो जो कई दिनों में पूरी हो रही थी वो क्या हो रही, तुरंत हो रही। तो इस अभिक्रिया का क्या हो गया, मिनट, ठीक है ना, 15 से 20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना होगा कि ये क्या करेगा, इस अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। जो अभिक्रिया कई दिनों में हो रही थी कंप्लीट, वो कितने दिन में, कितने समय में हो गई, 15 से 20 मिनट में हमारे पास कंप्लीट हो गई। तो इसको समझ सकते हैं बेटा, ये भी क्या है, यहाँ पर हम किसका उपयोग कर रहे हैं, मैग्नीज का उपयोग मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में कर रहे हैं, MnO2 के रूप में कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, कैटलिस्ट का काम करता है, कौन सा वाला, मैग्नीज वाला। नेक्स्ट यदि हम इसके देखेंगे और कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, तो ये छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ये कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें ये है आयरन। आयरन को तो आप लोग जानते हैं, ये हम कहाँ पर उपयोग करते हैं बेटा, इसका कैटलिस्ट के रूप में कहाँ पर उपयोग किया जाता है इसका, किसी को याद है, आयरन का कैटलिस्ट के रूप में कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है, कहाँ पर किया जाता है बेटा, सर अमोनिया बनाने में। अमोनिया बनाने में, राइट, अमोनिया बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक तो है अमोनिया बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, वहां पर हम कैटलिस्ट लेते हैं N2 प्लस
3s2 और रिवर्सिबल का चिन्ह लगाते हैं और 2 मॉलिक्यूल NH3 का, है ना। यहाँ पर कैटलिस्ट नहीं, ये सरफेस देता है बेटा इसको, है ना। चलो फिर भी ठीक कहा तुमने कि यहाँ पर कैटलिस्ट का रूप में तो उपयोग कर ही रहे हैं उसको। और कहाँ होता है बेटा, जो इंपॉर्टेंट है बेटा ये है एनहाइड्रस FeCl3 के फॉर्म में। किसमें? एनहाइड्रस FeCl3 के रूप में कहाँ प्रयोग करते हैं? फेरिक क्लोराइड के रूप में। याद होगा आपको, यदि हम फेरिक क्लोराइड की ये देखेंगे तो ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो प्रकार की होती है। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट में? एक होती है एल्कलीकरण, एल्कलीकरण जिसको एल्काइलेशन में बोलते हैं, एल्कलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो सकता है। फ्रीडल हिंदी में देख लेना बेटा, गलती होगी तो उसको ठीक कर लेना है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, देखो हमने क्या कहा कि ये एल्कलीकरण है, एल्किलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या हुआ कि एल्किलीकरण है, तो यहाँ पर भी हम इसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। एल्किलीकरण का मतलब होता है एल्किल हैलाइड, जो कोई बेंजीन रिंग है ना, इस पर हम क्या करवा रहे हैं, CH3Cl की रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर कैटालिस्ट क्या लेंगे, AlCl3 भी लेंगे और साथ साथ में FeCl3 भी लेते हैं, इस टाइप से। ठीक है ना, इन दोनों का उपयोग किया जाता है और ये दोनों एनहाइड्रस होते हैं। ठीक है ना, इन दोनों में से या तो AlCl3 भी ले सकते हैं और FeCl3 है ना। तो यहाँ पर FeCl3 का उपयोग करते हैं और ये क्या बना देता है, टॉलीन बना देता है। क्या बना देता है, टॉलीन, इस प्रकार से। और प्लस क्या बन जाएगा, HI निकल जाएगा। तो ये भी क्या है बेटा, इसमें एक अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एक फ्रीडल क्राफ्ट क्या होते है बेटा, दूसरी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है ना। एस्टिलीकरण, एसिटी सॉरी गलत लिख लिया, एस्टिलीकरण, एस्टिलीकरण देख लेना इसको सही है ना। एस्टिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो यहाँ पर एस्टिलीकरण होना है, तो एस्टिलीकरण किस प्रकार से होगा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे किसको, बेंजीन को लिया और बेंजीन के साथ हमने एस्टिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl एस्टिलीकरण, तो ये एसिटोफिनॉन बना देता है। और कैटलिस्ट हम क्या लेंगे, FeCl3 ले सकते हैं, एनहाइड्रस। कैसे लेंगे, निर्जल जिसको बोलते हैं, एनहाइड्रस निर्जल, और यहाँ पर आएगा COCH3, ठीक है ना, और प्लस इसमें HCl निकल जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर दोनों की कंडीशन में ये Fe किस रूप में आ रहा है, FeCl3 के रूप में आ रहा है, ठीक है ना, कैटलिस्ट ले रहे हैं। दूसरा इसको और भी ले सकते हैं बेटा, देखो Fe केवल केवल आयरन के रूप में लिया जा सकता है। जैसे सिंपल हम Fe के रूप में लेंगे तो Fe ट्यूब के रूप में, Fe ट्यूब के रूप में, और इसको क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। तो Fe ट्यूब के रूप में कैसे किया जा सकता है, जैसे हमारे पास एस्टिलीन है बेटा, देखो एरोमेटाइजेशन, ये भी फिर क्या होगा, यूज इन एरोमेटाइजेशन, यानी कि एरोमेटिकरण में इस अभिक्रिया को देखो इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या करते हैं कि एस्टिलीन गैस होती है बेटा, क्या होती है, एसिटिलीन गैस। एस्टिलीन गैस पता क्या होती है, एस्टिलीन का फॉर्मूला बताओ बेटा, कोई बच्चा बता दो एस्टिलीन का फॉर्मूला। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है बेटा, एथिलीन, ये है एथलीन, हमें चाहिए एथाइन, जिसको CH हम ट्रिपल हाँ बॉन्ड CH, हाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको एस्टिलीन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे और सीधे किस में, यहाँ पर ध्यान रखना होगा, सीधे हमने क्या लेना है, आयरन ट्यूब लेनी है, एक आयरन ट्यूब में से आयरन की एक ट्यूब लेनी है, जिसमें से इसको प्रवाहित करेंगे और गर्म करेंगे उसको।
और गर्म करेंगे तो अगली तरफ देखेंगे तो उस ट्यूब में क्या बनेगा, सीधे बेंजीन बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। क्या बना, एरोमेटिक कंपाउंड, तो बेंजीन बन गया, ये बेंजीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है कि यहाँ पर आयरन ट्यूब के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और भी रूप में किया जाता है आयरन का, तो बहुत सारी चीजों में हम कैटलिस्ट का उपयोग किया कर सकते हैं। दूसरा यदि हम देखेंगे एक नया ये है इसमें नेक्स्ट वाला, ठीक है ना, ये आ जाएगा जैसे माना फेरस सल्फेट FeSO4 ऑब्लिक H2O2, ठीक है ना। और इसको कहा जाता है बेटा, ये वाला जो हमारे पास अभिकर्मक है, इसको कहा जाता है फेंटन रीजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तो खैर मुश्किल पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रख लो, ये है फेंटन्स रीजेंट। इसको क्या कह सकते हैं, फेंटन रीजेंट, ये हमारे पास फेंटन रीजेंट है। ये कैटलिस्ट के रूप में उपयोग होता है, और ये क्या है, ऑक्सीकारक के रूप में होता है। कैसे होगा, इसको हम बोलेंगे ये ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। ऑक्सीकारक मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीकारक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना, फेंटन अभिकर्मक के रूप में। दूसरा बेटा इसमें मेटेलिक Fe, मेटेलिक जिसको हम धातु के रूप में मान रहे हैं, ठीक है ना, धातु Fe। जो सबसे पहले बताया था आपने कि जो धातु Fe होता है, धातु Fe का हम प्रयोग करते हैं, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। कौन सी विधि, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण क्या होता है, N2+3H2, और रिवर्सिबल का चिन्ह होगा, यहाँ Fe होगा, और इसमें हम क्या बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल NH3। ये हैबर विधि द्वारा अमोनिया है बेटा, ध्यान रखना। इसमें जो हम कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं वो Fe का करते हैं, धातु के Fe का, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें, और इसके बाद आता है निकिल का, Fe के बाद आता है नंबर निकिल। निकिल क्या है, Na। इसको तो आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा, किसी को याद है कुछ जगह, निकिल, निकिल को देखा बेटा कहाँ, और ये रैने निकिल है, वो बता सकता है, किसी ने देखा हो कहीं। देखो बेटा, ये सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है ये हाइड्रोजनेशन में होता है, हाइड्रोजनीकरण में, हाइड्रोजनेशन, यानी कि इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जोड़े जाएंगे। क्या होगा, हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं इसकी उपस्थिति, ठीक है ना, में उपयोग किया जाता है हाइड्रोजनेशन में। जैसे देखो, इसका उपयोग हम बहुत सारी जगहों पर करते हैं, और जहां पर हाइड्रोजन जुड़ने होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन जुड़ने होते हैं कैसे, जैसे एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं, यहां पर हम लेंगे एल्काइन। क्या लेंगे, एल्काइन। तो एल्काइन यदि हम देखेंगे, एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन जानते हैं बेटा, जहां ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, त्रिबंध होता है। और इसमें यदि हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन और भी है बेटा, है ना, बहुत सारे प्रोसेस है, इसको भी बताएंगे निकिल का, लेकिन थोड़े और भी देते हैं इसमें पहले। हाइड्रोजनेशन और कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड से यदि हम क्या करें, इस ट्रिपल बॉन्ड से सीधे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाए, एल्कीन बनाए। क्या बनाए, एल्कीन, डबल बॉन्ड वाले, और सिस टाइप के एल्कीन बनाए, सिस, इसी से। यहां पर यदि कैटालिस्ट लेंगे तो ये होगा PDBSO4, और सल्फर भी इसमें होगा, ऑब्लिक सल्फर। इस वाले, जबकि यहाँ निकिल नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजनेशन है, मैं हाइड्रोजनेशन भी बता दे रहा हूं आपको, बहुत सारी जगहों को इसका उपयोग हो सकता है। तो यहाँ पर यदि देखेंगे, यहाँ पर इस कैटालिस्ट का नाम क्या है, जो हमने कैटालिस्ट यूज किया, इसका नाम है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट माना जाता है, इसको बोलते हैं लिंडलर, लिंडलर कैटालिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, लिंडलर कैटालिस्ट, ये वाला PDBSO4, ठीक है ना। और इससे कैसे होगा, सिस वाला एल्कीन बनेगा,
इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पर पहले मैं एक लेता हूँ एस्ट्रिलीन, एथाइन लेते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है ना। और इसमें हम पैलेडियम ले, मान लीजिए हाइड्रोजन जुड़ेगा इसमें, और यहाँ लेंगे पैलेडियम, पैलेडियम BsO4, ठीक है ना, बेरियम सल्फेट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट होगा। एल्कीन का मतलब होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन बेटा इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म तो हो नहीं सकता है, इस वाले में नहीं होगा, मैं बताऊं किस में होगा, है ना। सिस का मतलब होता है समान, जब समान दोनों जो है एक ही साइड रखे, समान ग्रुप समान साइड रखते हैं तो उसको सिस फॉर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या बना दिया इसने, एथीन बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, CaCO3, है ना। दूसरा देखो, अब एसी का एल्काइन लेते हैं दूसरा वाला, जैसे माना देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये भी क्या है बेटा, ये हमारे पास एल्काइन है, जिसमें जिसको हम ब्यूटाइन कह सकते हैं। और इस पर यदि हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे, देखो हाइड्रोजन H2 और कैटलिस्ट इसी को लेते हैं, तो यहाँ आएगा सिस फॉर्म। सिस फॉर्म कैसा आएगा, देखो एक कार्बन है, इससे CH3 देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर CH3 देखो, तो CH3 यहाँ आ गया और H यहाँ आ गया। देखो बेटा ये है सिस फॉर्म, CH3 और CH3 एक ही साइड लगा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड लगे हुए हैं। तो इसको बोला जाता है सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, सिस फॉर्म। ये है इसकी सिस, सिस माने समान साइड। नई चीज सीख रहे होंगे आप लोग, है ना। ये हमेशा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में आता है बेटा, समावयवता में आता है, ठीक है ना। तो सिस फॉर्म इस टाइप से। इसी प्रकार से अब देखो, क्योंकि हम तो क्या पढ़ रहे थे, निकिल पढ़ रहे थे, हम कहीं और जगह चले गए, चलो कोई बात नहीं, निकल भी इसी में हाइड्रोजनेशन में आता है ना। तो यहाँ देखो, इसमें हम क्या लेंगे, निकल लेंगे। अब निकल क्या काम करेगा, जो हमारे पास एल्काइन होते हैं, क्या होता है बेटा, एल्काइन, एल्काइन आप जानते हैं, उसको सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में बदल देता है। किस में बदल देता है, एल्केन, एल्काइन को सीधे एल्केन में बदल देता है। और यहां लेंगे हम क्या, इस कंडीशन में लेंगे रेने, जो हमारे पास निकल है, निकल होगा और हाइड्रोजन, निकल हाइड्रोजन देता है, ठीक है ना। तो अब किस प्रकार से होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है, तो देखो पहले वाले में क्या था, ये इस प्रकार से नहीं आ रहा था, इसमें क्या होगा, सीधे डायरेक्ट क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा, बीच वाला स्टेप का है। मान लीजिए हमने एल्काइन लिया, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। और यहां पर ध्यान ये रखना होगा बेटा हमें, कि जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और प्लस इसमें क्या करवाएंगे, 2H2 की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, ठीक है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दो हाइड्रोजन इस पे जुड़ेंगे, दो हाइड्रोजन इस पे, चार हाइड्रोजन थे, दोनों खत्म हो गए, है ना। ये एल्केन बन गया हमारे पास निकिल के प्रेजेंस में, ठीक है। इसमें एक और कैटलिस्ट के रूप में हम लिथियम का प्रयोग करते हैं बेटा, इसमें लिथियम लिक्विड अमोनिया का, है ना। और यदि हम इसमें भी क्या होता है कि जैसे देखो, इसमें क्या आएगा, एक मिनट बेटा, है केशव को फोन कर रहा, हाँ केशव, हेलो, हेलो, इसमें केशव जुड़ा हुआ है बेटा, मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को, जी, ये केशव इसमें जुड़ा हुआ है क्या, एक मिनट बेटा।
हो गया। चलो इसको देख लेते हैं, इसको पता नहीं क्यों आ रहा था इसको। चलिए आगे करते हैं बेटा। देखो इसमें यहाँ पर ये है हमारे पास, ये है एथाइन से हमने क्या बना दिया, सीधे एल्केन बना दिया। इस प्रकार से भी हम क्या करते हैं, निकेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। इसमें ये है कॉपर। इसके बाद जो हमारे पास आएगा नेक्स्ट वो है कॉपर। तो कॉपर को आप जानते हैं, कॉपर होता है Cu। क्या होता है बेटा, Cu, है ना। और कॉपर में यदि देखेंगे तो कॉपर क्या बना देता है, कहां पर कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं हम इसका, है किसी को मालूम? इसमें यदि देखेंगे कॉपर को कॉपर ट्यूब के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉपर को क्या करते हैं, कॉपर ट्यूब के रूप में क्या करते हैं, इसको कॉपर ट्यूब के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, एक कॉपर ट्यूब है और इसको क्या किया जाता है बेटा, गर्म किया जाता है। कॉपर ट्यूब को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये कॉपर है और कॉपर ट्यूब के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसको हम करते हैं, किस प्रकार से हो सकता है। और इसका उपयोग भी किस में किया जाता है, ये किया जाता है एरोमेटिकरण में। किसमें किया जाता है, एरोमेटिकरण में। तो एरोमेटिकरण में बहुत सारे हो गए हमारे पास कैटलिस्ट। ठीक है ना, एरोमेटिकरण में। तो एरोमेटिकरण में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसमें सीधे एरोमेटिक कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसमें, ये है ऑक्सी, ये तो हो गया कॉपर तक। ठीक है ना, कॉपर के बाद जिंक है। जिंक का प्रयोग हम कम ही जगहों पर होता है इसका। इसका उपयोग नहीं लिखा था मैंने, है ना, नोट नहीं किया जिंक का। चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ही है बेटा, जिंक का नहीं ले रखा है। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा हम ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, यदि हम देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, तो ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे हमें पता भी है कि जो हमारे पास 3D सीरीज थी, 3D सीरीज का मतलब फोर्थ ग्रुप, फोर्थ सॉरी ग्रुप नहीं, आवर्त, जिसको हम बोलते हैं पीरियड, है ना। तो फोर्थ आवर्त, तो फोर्थ आवर्त में यदि देखेंगे और 3D सीरीज है, इसमें हम सबसे पहले आता है स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आता है फेरस, फिर इसके बाद कोबाल्ट, फिर निकेल, कॉपर और जिंक। ये है बेटा। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं यदि हम देखें तो ऑक्सीकरण संख्याएं हमें सब पता है, किसकी क्या क्या ऑक्सीकरण संख्या होती है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर यदि देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। किस प्रकार से, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर 4s1 और 3d, सॉरी 4s2 और 3d1। देखेंगे बेटा इनकी जो ऊर्जा है लगभग समान होती है। कैसे, अभी बताता हूं, है ना। इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। जैसे देखो 4s2 और 3d2, 4s2 3d3, 4s2 और 3d, 4s2 नहीं, यहाँ पर 4s1 और 3d5, 4s2 और 3d5, इस प्रकार से। तो यहां पर यदि हम देखें कि जो 4s वाला है और 3d वाला है, इनकी ऊर्जा समान होती है। कैसे पता लगेगा, देखो हमने कहा था कि n बराबर जब हमारे पास क्या होता है 0 1 2 l इज इक्वल टू, सॉरी 0 1 2 3 तक होते हैं, है ना। s p d f ऐसा हमने पढ़ा था क्वांटम संख्या में, है ना। तो इनकी ऊर्जा देखो, 4 तो हो गया ये, 4 प्लस क्या आएगा 0, ये बराबर कितना हुआ 4। ठीक है ना, और यहां पर देखेंगे 3 प्लस देखो ये कितना हो रहा है 2 होगा 5। ये दोनों ही क्या है, आसपास है, 3 और 2 5 हो गए, है ना। ये क्या है, दोनों आसपास हैं। आसपास होने का मतलब देखो तभी तो ये क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर यदि देखेंगे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं
कि जो 4s और 3d हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। ओवरलैप किस प्रकार से आ जाएगा, जैसे माना 3 वाले का देखते हैं तो 3s 3p और 3d ऐसा होता है ना। मान लीजिए ऑर्बिट है ऐसे 3s 3p 3d। यहां पर क्या हुआ 4s, तो देखो 4s क्या आता है, इसकी इसकी उसमें आ जाता है, किसके, जो 3d वाला है उसी के ऑर्बिट में आ जाता है लगभग लगभग, ठीक है ना। 4s, फिर क्या आएगा 4p 4d है ना, और 4f, इस टाइप से वो दूर दूर होते चले जाएंगे, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को ओवरलैप। तो यहां पर ये माना जाता है कि इन दोनों की ऊर्जा क्या है, लगभग समान है। इसलिए होता क्या है कि कुछ जब ऑक्सीकरण अवस्थाएं आती हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से भी निकल जाते हैं। जैसे माना हमने कहा कि स्कैंडियम है, तो इसके स्कैंडियम कितनी ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकता है, 4s2 3d1, यानी कि ये अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकती है, +3 हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग समान होने से क्या होगा, इसमें जो +1 और +2 ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, इनमें अंतर होगा, ठीक है ना, वेरिएबल्स। यदि हम ऑक्सीकरण अवस्था का पूरा चार्ट देखेंगे तो इस प्रकार से हमें चार्ट दिखाई देगा। इनके ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है बेटा, +1 का अंतर भी होता है, ध्यान रखना कितने का अंतर होता है, +1 का। सारी ऑक्सीकरण संख्या इनकी +1 के अंतर में भी होती है ना। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि इनमें ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं समान होती है, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम थोड़ी सी और आगे देखते हैं इसमें, तो इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखते हैं, पूरे ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है इसकी, है ना। तो देखो पहले देखें इस वाले का ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, कहाँ जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर देख लेते हैं इसमें, है ना। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं किस प्रकार से आ सकती हैं। तो जैसे इसमें स्कैंडियम में देखो बेटा, स्कैंडियम की कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती है, इसकी एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था होती है और वो होती है +3। कितनी होती है, +3। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है केवल +3, किस वाले की, स्कैंडियम। लेकिन यदि हम टाइटेनियम को देखते हैं तो टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +4 +3 और +2। देखो बेटे यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें एक का अंतर आ रहा है, देखो एक एक का अंतर आ रहा है। यहाँ पर वेनेडियम में देखेंगे तो कितना आएगा, ये +5 +4, ये कई बार बता चुके हैं हम आप लोगों को, है ना, +3 +2, ये देखो ऑक्सीकरण अवस्थाएं। यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगा, +6 +5 +4 +3 और +2। देखो सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, क्रोमियम की आ रही है ना। यहाँ पर देखेंगे तो प्लस कितना आएगा, इससे ज्यादा मैग्नीज की होती शायद, +7 से शुरू होता है, +7 +6 +4 +3 +2, इसमें छूटा क्या, +5 छूटा बेटा, +5 +4 +3 और +2, इतनी ऑक्सीकरण संख्याएं होती है। यहाँ पर इसकी केवल ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +3 और +2। अभी आगे जाकर के जब हम ऑक्सीकरण का जिक्र करेंगे तो इसकी कुछ ऑक्सीकरण संख्या अलग भी होती है, दो ऑक्सीकरण संख्या +1 और +6 भी होती है इसमें, कभी कभी ये दिखाता है, पर वो बहुत कम रेयर कंडीशंस होती हैं जो Fe क्या करता है, दो। और मैंने बताया था जो +3 ऑक्सीकरण संख्या वाला क्या होता है, फेरिक होता है, और +2 वाला फेरस होता है। ये बार बार इसलिए कहता हूं बेटा ताकि याद हो जाए आपको, है ना। यहाँ पर ये होगा +3 और +2। यहाँ पर भी क्या होगा, निकल की क्या होगी, +2, है ना, कॉपर की क्या होती है, +2 +1, और इसमें यदि देखेंगे तो +2 होगी, केवल एक मात्र ऑक्सीजन संख्या। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि इनकी ऑक्सीजन संख्याएं ये है, ठीक है ना। अभी और डिटेल में बताएंगे जब हम ऑक्सीजन संख्या के बारे में और आगे जाएंगे, किन किन की ऑक्सीजन संख्याएं क्या क्या है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं देख ली। इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं बेटा, नया पार्ट है इसका, वो है KMnO4। पहले हम जानेंगे KMnO4। KMnO4 को क्या बोलते हैं बेटा, इसकी बनाने की विधि सीखेंगे।
KMnO4 को क्या बोला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। बिल्कुल गुड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। ठीक है ना। इसका जो कलर होता है बेटा, कलर कैसे होता है, इसका रंग कैसे होता है, इसका प्रयोग भी हम करेंगे प्रैक्टिकल में, इसका उपयोग करेंगे। ये होता है बेटा बैंगनी रंग का। कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का, जैसे बैंगन होते हैं इसी प्रकार से बैंगनी रंग। ठीक है ना, इसका रंग कैसे होता है? बैंगनी रंग, है ना। पर्पल कलर जिसको हम कहते हैं, पर्पल पिंक, यानी कि पर्पल बैंगनी पिंक बोलते हैं इसको, है ना, बैंगनी पिंक, पर्पल कलर से जो आ जाता है। ठीक है ना, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बेटा? इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या तथ्य हो सकते हैं इसमें। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ फैक्ट है इसमें, नोट्स है। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण तथ्य लिखते हैं हम इसके, क्या क्या हो सकता है तथ्य। ठीक है ना, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकता है। नंबर एक यदि हम देखें, पहला नंबर देखते हैं क्या हो सकता है ना। तो ये है बेटा KMnO4 के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। KMnO4 के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं होता है। इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और फिर भी इसमें क्या आता है? फिर भी यह रंगीन है। इसके पास है बेटा कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? अभी चेक करते हैं। फिर भी क्या है, ये रंगीन होता है। पहले हम KMnO4 में देखेंगे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। पहले हम ये चेक करते हैं, है ना। यहां पर सबसे पहले ये देखेंगे कि जो KMnO4 है बेटा, KMnO4 है, इसका हम क्या करेंगे, इसका पहले Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। KMnO4 में जो Mn होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण नंबर निकालते हैं, कैसे आएगा? इसका आएगा +1। ठीक है ना, Mn को हम मान लेंगे x, इसका 4, देखो -2 होता है ऑक्सीजन का, और 4 हो जाएंगे, और पूरा मिलाकर के 0 हो जाएगा। यदि हम देखेंगे तो ये +1 +x और -8 इज इक्वल टू 0। इसमें से देखो बेटा एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x-7 बराबर 0। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +7। अब समझ लो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने कहा इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? देखो Mn का कितना होता है परमाणु क्रमांक, कितना होता है बेटा? 25। अब याद हो जाने से बेटा, है ना, पूरी सीरीज का देखो 25 है, और 25 पर हमने क्या लगा रखा है, 7 प्लस चार्ज लगा रखा है। 7 प्लस चार्ज का मतलब इसने 25 में से 7 इलेक्ट्रॉन दे दी, तो 25 में 7 तो कितने बचे, 18। और 18 क्या होता है, वो तो अक्रिय समूह का है। तो फिर भी देख लो कैसे, यहाँ पर यदि देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, यही तो हुआ। देखो ना हमारे पास कितने हो गए, 10 और 10 20 हो गए, और 5 25 हो गए। अब 7 इलेक्ट्रॉन निकालो बेटा, 5 तो इनको निकाल दो, और दो पहले पहले जाएंगे, 2 ये निकले और 5 निकले, 7 निकल गए। अब इसमें देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसमें बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहां भी देखोगे तो यहाँ युग्म बन रहा है, एस में देखो 2 युग्म बन रहा है, पी में 6 है, तो यहाँ भी क्या होगा, युग्म बनेगा। देखो ये युग्म है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, यस नो? नो सर। नहीं सर। नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा। अब इसने क्या, क्यों रंग हुआ, क्यों ये रंगीन हुआ? ये कहता है कि क्यों रंगीन हुआ ये, फिर ये कलर्ड क्यों हुआ? जब KMnO4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
तो ये कलर्ड कहां से आया, रंग कहां से आया? तो इसको उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा, क्या कहा साइंटिस्टों ने, उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये रंग तो इनके कारण ही हुआ आया, लेकिन रंग आया जो लिगेंड्स इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। लिगेंड्स ने क्या किया, आवेश को ट्रांसफर किया किस पर, धातु पर, है ना। इसके साथ जो जुड़े हुए तत्व थे, उन्होंने क्या किया, इस धातु इसको आवेश ट्रांसफर किए, जिसके कारण ये रंग आया, ठीक है ना। तो दूसरा जो फैक्ट है इसका, दूसरे नंबर का जो फैक्ट है वो है कि लिगेंड से, यहां पर हम लिख सकते हैं कि लिगेंड्स, लिगेंड से, लिगेंड से धातु, लिगेंड से धातु पर आवेश स्थानांतरण, पर आवेश स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है ना, के कारण, स्थानांतरण के कारण यह रंगीन होते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा, रंगीन होते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग किस प्रकार से इसमें रंग आया। तो ये कहता है कि लिगेंड क्या करते हैं, धातु को आवेश ट्रांसफर करते हैं, और उसके कारण क्या हुआ, ये रंग बना, ठीक है ना। तीसरा इसका फैक्ट ये है बेटा, ये जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है। जो यदि हम देखेंगे तीसरा, जल में क्या होता है, ये अल्प विलेय होता है, जल में अल्प विलेय होता है, अल्प विलेय रहता है, अल्प विलेय। कौन रहता है जल में अल्प विलेय, केमन, कम, आधा विलेय होता है, अल्प विलेय होता है, ठीक है ना। इसकी जो संरचना है बेटा, इसकी संरचना को समझेंगे, KMnO4 की जो संरचना है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। देखो ये संरचना किस प्रकार से बनाता है, ये है के, एक है के और एक है MnO4 है। देखो बेटा जो के है, ये क्या होता है, इसमें ये इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाता है इसको। इलेक्ट्रोवैलेंसी मींस ये के पॉजिटिव, ये क्या कर देगा, के पॉजिटिव बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसमें जो ऑक्सीजन है उसको देगा, Mn तो लेगा नहीं, है ना, इनमें से ऑक्सीजन को देगा। तो वो किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, देखो यहाँ पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझने लायक। यहाँ पर हमारे पास Mn है और Mn पे जुड़े हुए हैं 4 ऑक्सीजन। तो कैसे जुड़ा होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा होगा, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा होगा, चौथा जो ऑक्सीजन है उसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो एक वैलेंसी तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन से पूरी कर ली माइनस, और एक वैलेंसी इसके साथ पूरा कर लेता है। एक जो के ने इलेक्ट्रॉन दिया वो इसने ले लिया। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। कैसे होगा, टेट्राहेड्रल, के पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये इसके साथ ऐसे जुड़ता है ना। वैसे इस पूरे मॉलिक्यूल पे आ जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर आता है चतुष्फलकीय, और इनके जो बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि ये सारे डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इस टाइप से बने हुए हैं, ये 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा, क्योंकि जब टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है एक, वो है अनुनाद संरचना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। इसमें क्या कहेंगे, अनुनाद संरचना। ये कितनी प्रकार के अनुनाद संरचना दिखाता है, ये दिखाता है बेटा 4 प्रकार की अनुनाद संरचना। और 4 प्रकार की किस टाइप से दिखाएगा, मान लीजिए इसकी अनुनाद संरचनाओं को देखते हैं। पहले मान लीजिए, पहले वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, हमने Mn लिया और इस Mn में हमने क्या किया, ऑक्सीजन माइनस वाले को यहाँ ऊपर ले लिया, यहाँ ऑक्सीजन लगाया, यहाँ ऑक्सीजन लगाया, यहाँ हमने ऑक्सीजन लगाया, और इसको हमने के पॉजिटिव यहाँ दिखा। अब के पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। देखो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मान लीजिए ये वाला ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ठीक है ना, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसकी जो दूसरी संरचना होगी वो कैसे बनेगी, Mn बनेगा, और इस Mn पर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, इसमें माइनस चार्ज आ गया, यहाँ फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, और के पॉजिटिव इस तरफ चला गया होगा, ठीक है, जिस तरफ ऑक्सीजन जाएगा वहां जाएगा। तीसरी संरचना क्या हो सकती है, देखो तीसरी संरचना, इसने फिर क्या किया, इसने विड्रॉल किया इस इलेक्ट्रॉन को, फिर इसने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पर Mn होगा और इस Mn से ये स्ट्रक्चर तो ऐसे रहेगा। यहाँ देखो इस वाले में क्या आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के पास, और यहाँ फिर डबल बॉन्ड,
ठीक है ना। तो अब की बार K पॉजिटिव यहाँ आएगा इससे जुड़ने के लिए नजदीक उसके। तीसरे देखो चौथी वाली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार से होगा, यहाँ Mn होगा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया। फिर इसने क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल किया, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे दिया, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और इस पर आएगा O-। तो इस प्रकार से 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है। और जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है बेटा वो क्या होता है, वो क्या होता है, जो जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएगा वो उतना क्या होता है, स्थाई। बिल्कुल सही कहा। ठीक है बेटा, वो उतना ज्यादा स्थायी होगा। जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएगा, ये याद मन में बिठा लो बेटा, वो उतना स्टेबल होगा। जितने ज्यादा क्या करेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएगा उतने ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। इसके पास 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसलिए ज्यादा स्थायी है। और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वो है बॉन्ड ऑर्डर। बंद बंद कोटि, इसे कह सकते हैं बंद कोटि। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बंद कोटि जिसको हम बोलते हैं बंद कोटि, इसमें भी निकाला जाता है। सॉरी, बंद कोटि कैसे निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए ये नई चीज है आप लोगों के लिए। यहां पर देखेंगे टोटल बॉन्ड्स, जितने बॉन्ड है इसमें, कुल बंद। सॉरी, किसका मैसेज आ रहा होगा बेटा, पता नहीं लग रहा। ठीक है ना, बंद कोटि। तो बंद कोटि किस प्रकार से आ सकता है, यदि हम देखें, एक मिनट बेटा, चलो ठीक है ना। बंद कोटि, बंद कोटि क्या होगा कि जो कुल बंद है, टोटल बॉन्ड, और बटे में क्या कर देंगे, इसमें आएगा टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कुल अनुनाद संरचनाएं, टोटल रेजोनेंस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर ये देखेंगे कुल बंद, कुल बंद कितने हैं, ठीक है ना, और बटे में क्या कर देंगे, कुल अनुनाद संरचनाएं। यहां पर क्या आएगा, कुल अनुनाद संरचनाएं, कुल अनुनाद संरचनाएं, संरचनाओं की संख्या है ना, ये संरचनाएं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कुल कितनी संरचनाएं है ना, तो ये देख ले। तो इस प्रकार से अब देखो बेटा, पहले हम बॉन्ड देखते हैं कि इसमें बंधों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल में कितने बंद हो रहे हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक नया तरीका है ना। यहाँ पर देखो कितने बॉन्ड हो सकते हैं, तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो कैसे कैसे गिनेंगे, देखो इस वाले को देखते हैं, तो एक दो बॉन्ड तो इस पर हो गए, दो बॉन्ड हो गए 4, दो हो गए 6 और एक 7, कितने बंद हुए, टोटल बंदों की संख्या कितनी आई बेटा, 7। और 7। बटे में देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर, ये बटे में 4 कर दें क्योंकि 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा है ना, 1 दशमलव समथिंग, भाग दे देना 4 का, अपने आप को पता लग जाएगा है ना, 1 दशमलव समथिंग उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है ना, 4 एकम 4, 3 बचा, 7 चौको 28 है, 7 चौको और 7 है ना, 7 चौको 28 और 5, 1.75 के लगभग है ना, देख लेना गलती होगी तो ठीक कर लेना उसको, 1.75। तो ये क्या है, उसका बॉन्ड ऑर्डर। तो इस प्रकार से भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बंद कोटि निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक और होता है बेटा इसमें फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है ना। तो यदि हम फॉर्मल चार्ज निकालना चाहेंगे, ठीक है ना, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज है, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लेना, ये हमारे यहाँ नहीं पूछा जाता, पर फिर भी जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है बेटा, इसमें यहाँ पर आएगा टोटल चार्ज,
जितना चार्ज है हमारे पास, है ना, इस पे लगा हुआ टोटल चार्ज, और बटे में क्या कर देंगे इसमें, टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या आएगा, जो टोटल हमारे पास क्या हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ टोटल चार्ज आएगा और बाकी हम क्या करेंगे इसमें, टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो टोटल चार्ज कितना है इसमें, इस पूरे मॉलिक्यूल पर देखेंगे तो एक ही माइनस चार्ज तो है। देखो ना इसमें कितना चार्ज आ रहा है, इस पूरे मॉलिक्यूल पर देखेंगे तो एक माइनस चार्ज है, जिसको क्या किया हुआ प्लस ने न्यूट्रलाइज किया हुआ, इस पूरे मॉलिक्यूल पर एक माइनस चार्ज है। और यदि हम यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमने यहाँ तो और सरल है, तो जो फॉर्मल चार्ज है ये एक, टोटल चार्ज एक, ठीक है ना, और वो कैसा चार्ज है, माइनस में, और बटे में क्या कर देंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4 हो गए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी -0.25, ये फॉर्मल चार्ज की वैल्यू, ठीक है ना। ये ऐसे मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आप लोगों को, है ना, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप सीखना है आप लोगों ने, है ना, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें जाननी होगी। तो ये आ गया बेटा, है ना। इसके बाद यदि हम और आगे चलते हैं, ये एक नोट लिखना है इसमें, नोट माने ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, फैक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा बेटा KMnO4, KMnO4 ये प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा। एक स्व उत्प्रेरक की तरह काम करता है, एक स्व उत्प्रेरक, नहीं स्व उत्प्रेरक नहीं बेटा, स्वसूचक, स्वयं सूचक, स्वयं सूचक की भांति, की भांति कार्य करता है। ये सही हो गया, गड़बड़ हो गया था ये तो, नहीं तो उत्प्रेरक तो अलग ही चीज हो गई थी, है ना। स्वयं सूचक, स्वयं सूचक का काम करता है, क्या करता है, स्वयं स्वयं सूचक का काम करता है। स्वसूचक का काम करता है, किस प्रकार काम करता है, इसमें हमें सूचक डालने, इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं होती। क्या नहीं होती, इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम क्या करते हैं, KMnO4 का टाइट्रेशन करेंगे तो हमें वहां पर इंडिकेटर नहीं डालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक जो हमारे पास ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट में हम क्या करेंगे, KMnO4 को भर देंगे, और नीचे हमने क्या लिया, मोल लवण या जो भी साल्ट लिया, यहाँ साल्ट ले लेंगे, ठीक है ना, और उस साल्ट का जो सॉल्यूशन होगा 10 ml, और इसमें हम डालते रहेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा एक टेस्ट ट्यूब क्या करते हैं, हाँ एसिड डालते हैं इसमें, है ना, एसिड डालते हैं एक टेस्ट ट्यूब। तो ये धीरे धीरे डालते रहेंगे तो ये अपने आप ही क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा, पिंक कलर आ जाएगा इसका। कैसा आएगा, पिंक कलर, ठीक है ना। कोनिकल फ्लास्क में क्या होगा, पिंक कलर हमें दिखाई देगा। तो इसमें हमने इंडिकेटर यूज नहीं किया, सूचक कोई नहीं किया। इंडिकेटर क्या होता है, जैसे फिनोप्थिलीन हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया, और भी हो सकते हैं, मेथिल ऑरेंज हो गया, ठीक है ना। तो दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, एक एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है, एक इंटरनल। एक इसमें मिला दिया जाता है वो इंडिकेटर होता है, पहले हमने इसमें मिला दिया तो उसको बोलते हैं इंटरनल इंडिकेटर। और जो बाहर से बाहर अलग होता है वो कहते हैं, उसको बोलते हैं आउटर, ठीक है ना। एक इंडिकेटर होते हैं, तो इसमें ये सेल्फ इंडिकेटर होता है, अपने आप इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, अपने आप ही कलर चेंज कर देता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये स्वयं सूचक की भांति काम करता है, ठीक है ना। और इसको बनाया किससे जाता है बेटा, ये भी इंफॉर्मेशन है, ये बनाया जाता है HMnO4 से, और इसका नाम है परमैग्नेटिक, परमैग्निक, परमैग्निक है बेटा, क्या है, परमैग्निक, मैग्निक एसिड, इसका नाम है परमैग्निक एसिड। इससे इसको बनाया जाता है, और ये कैसा होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है ना। क्या होता है, जिसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल, क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है बेटा। और ये दुर्बल अम्ल के साथ साथ ये क्या होता है, ऑक्सीकारक भी होता है, ऑक्सीकारक, ठीक है ना, ये ऑक्सीकारक होता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इसकी जो हमने बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद इसमें देखो बेटा, फिर आया ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे वाली, जिसको हम कहते हैं अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है। यहाँ पर यदि हम Mn को देखेंगे तो ये कई प्रकार की ऑक्सीकरण संख्याएं दिखाता है, ठीक है ना। फिर मैं दोबारा से लिख रहा हूं पूरे
तत्व कौन कौन से? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अभी केवल हमें मैग्नीज का चाहिए था। मैग्नीज, फेरस, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है ना। निकिल के बाद क्या आएगा? कॉपर और जिंक। ठीक है बेटा। यहाँ इससे पहले थोड़ी सी गड़बड़ियां ये हुई थी। कॉपर का मैंने एक ही बताया था आपको, है ना। कॉपर के भी दो होते हैं बेटा, +2 और +1। निकिल के भी कितने बताए थे? जल्दी बताओ। केवल एक बताया था, ठीक है ना। यहाँ निकिल में कितने होते हैं? दो होते हैं, +2 और +3। सॉरी। कोबाल्ट का यदि देखोगे तो कोबाल्ट का भी क्या होता है? +2 और +3। आयरन के क्या बोला था मैंने? एक और होगा, +2 +3। यहां पर एक होता है बेटा, +1 होता है। इसको मैं नीचे अलग लिख रहा हूं। ये है बेटा ब्राउन, ये आता है ब्राउन रिंग टेस्ट में। जब हम ब्राउन रिंग टेस्ट करवा रहे होंगे, कौन सा वाला? ब्राउन रिंग टेस्ट। उस समय ये क्या दिखाता है? एक +1 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, केवल एक घटना में, ठीक है ना। और जो ये +6 दिखाता है, वैसे दिखाता नहीं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनते हैं, कौन से वाले कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उस समय जो है ये क्या दिखाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। या जिसको जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो उस समय पता लगेगा, ये +6 भी दिखाता है। तो इसलिए मैं दोबारा लिख रहा था, नहीं तो जरूरत नहीं थी। और बाकी के सेम है बेटा। देखो इसके +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका क्या होगा? +2 +3 +4, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ये है। इसका यदि हम देखेंगे +2 +3 +4 +5, इसका आप लोगों को पता है +2 +3 +4 +5, है ना। और +6 है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसकी है? Mn की है। ताकि अब याद हो जाएगा आपको, +2 +3 +4 +5 +6 +7। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इसमें +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्याएं Mn की होती है, और हम KMnO4 पढ़ रहे हैं जिसमें Mn है, ठीक है ना। इसी की विशेषताएं को पढ़ रहे हैं। तो देखो अब इस Mn की जो +6 ऑक्सीडेशन नंबर है वो कौन कौन सी है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था Mn की कौन कौन है। सॉरी। देखो ऑक्सीकरण अवस्था में देखेंगे किसकी? Mn की देख रहे हैं। किसकी? ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है? Mn की। कितनी बताई मैंने अभी? +7 तक होती, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं। +6 कहां होगी? सॉरी, +7 कहां होगी ऑक्सीजन संख्या? तो यहां पर देखो +7 अभी हमने निकाला था KMnO4 में। इसमें क्या होते बेटा? इसकी +7 ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब +6 कहां होगी? यदि हम इसमें देखेंगे तो +6 कहां पर होगी? तो +6 जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ये होती है K3, सॉरी K2MnO4 में। सॉरी। इसके बाद देखो बेटा +6 +5 देखेंगे तो +5 कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होंगे? तो ये +5 होगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ये होगी K2MnO4 में। ये थोड़ा नोट करने बेटा आप लोगों ने, है ना। +4 यदि ऑक्सीडेशन नंबर है तो कहां पर होगी? तो ये होगी MnO2 में। फिर +3 यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर होगी तो ये कहां पर होगी? Mn2O3 में, ठीक है ना। यदि +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगी तो ये कहां पर होगी? ये होगी MnO में। फिर +1 ऑक्सीडेशन नंबर कहां दिखाता होगा? ये दिखाता है Mn2O में। इस प्रकार से क्या करता है बेटा? साथ के साथ +1 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है ना। अब इनमें भी फिर देखो अलग अलग कंडीशंस में हम देखेंगे। जैसे क्रोमियम के देखेंगे तो क्रोमियम में भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर सभी दिखा देते हैं। इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, किसकी क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है ना। अब इसके बाद है बेटा इसमें, क्योंकि बहुत सारे तत्व हैं फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। केवल हम Mn पढ़ रहे हैं तो अभी Mn देखो KMnO4। तो देखो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा वो प्रिपरेशन मेथड।
बनाने की विधि है, ठीक है ना। प्रिपरेशन का मतलब होता है बनाना, ठीक है ना, प्रिपरेशन, ठीक है ना। मेथड ऑफ केमेनोफोर, याद भी रखना, केमेनोफोर बनाने की विधि, केमेनोफोर बनाने की विधि, केएमएनओ4 बनाने की विधि, केएमएनओ4 को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको मैं कल बताऊंगा आप लोगों को।